हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बेटा, मेगा रिवीजन प्रोग्राम में हम लोग आज फिजिक्स का सेट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा जी, तो देखिएगा फटाफट जो पहला क्वेश्चन आपका आया है कि राइट द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बच्चे ने निकाला, बिल्कुल करेक्ट निकाला है, तो यहाँ से आप इसको पॉइंट आउट कर सकते हो। ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि एट व्हाट एंगल द हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम। हाइट की बात कर रहा है, अगर रेंज की बात करता तो यहाँ 45 डिग्री आता, हाइट की बात करता है तो 90 डिग्री आएगा। ठीक है ना। और ये आपका क्या है, गन रिकॉयल क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन पर बेस्ड है। ठीक है। एवरेज वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। इंस्टेंटेड बाय डी एक्स अपॉन डी टी एट एनी टाइम, ठीक है बेटा जी, है ना। इसके बाद आप देखोगे 1 हार्स पावर में कितना होता है वाट, इसने बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है। टॉर्क क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। ठीक है बेटा जी। अब अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखो क्या है बेटा जी, अगला था ये आपका क्या है, व्हाट इज द रीजन ऑफ वेटलेस इन सेटेलाइट। बच्चे ने क्या लिखा है, सेटेलाइट इज अ वेटलेसनेस एज इन ए सेटेलाइट इज वेटलेसनेस एज देयर इज नो ग्रेविटी। ये कंसेप्ट आप नो ग्रेविटी नहीं लिखोगे। सेटेलाइट में क्या होता है, सेटेलाइट के अंदर नो रिएक्शन, नो नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है ना। तो आप कहोगे नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, ऐसे लिखो, नॉर्मल रिएक्शन जो होता है जीरो होता है। नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा सेटेलाइट में, क्या होता है नॉर्मल रिएक्शन आपका, नॉर्मल रिएक्शन एन क्या होगा तुम्हारा, जीरो होगा। इसलिए हमें क्या है वहाँ पर वेटलेसनेस फील होता है। ठीक है ना। अच्छा, हुक्स लॉ में क्या है इसने, ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन सही लिखा हुआ है ना। अगला क्वेश्चन है कि कैन टेम्परेचर गैस बी इंक्रीज बाय कीपिंग द प्रेशर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट। तो आपको बेटा यहाँ लिखना होगा एक वैसी इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है ना। और फिर आपको यहाँ से बोलना होगा कि पी और वी अगर कांस्टेंट है तो पक्का है कि टी क्या तुम्हारा होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है ना। तो प्रेशर और वॉल्यूम को कांस्टेंट रख करके हम क्या है, टेम्परेचर को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आंसर इसका सही है, बट इसने इस इक्वेशन को लिख के फिर इसको एक्सप्लेन करना। ठीक है बेटा जी, तब आपका वो करेक्ट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कैन टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीज बाय द क्रीपिंग द प्रेशर एंड वॉल्यूम। हो गया ये। डज इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम चेंज ड्यूरिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस, इफ़ नॉट देन व्हाई। तो बच्चे ने लिखा है, देखो ध्यान से, नो इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, ठीक है, नो लिखा है। देखो उसने लिखा है इक्वेशन क्या है, F/2 NRT होता है, और यू किसके प्रपोर्शनल होता है, टी के होता है प्रपोर्शनल। तो अगर टी में चेंज नहीं होगा तो पक्का यू में भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, वो जीरो होता है, इसलिए कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, जीरो होगी। बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आई थिंक बात समझ गए मेरी बात। इसने जो है कि ये वाला आंसर इसमें सही लिखा है। ठीक है बेटा जी। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका था कि इक्वेशन दिया हुआ है ये आपका वंडर वाला इक्वेशन है। ठीक है। पी आपका, वी आपका इसमें लिखा हुआ है, इक्वेशन बिल्कुल सही निकाला है। बी का आपका एल क्यूब होगा। ठीक है बेटा जी, करेक्ट किया हुआ है। इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा वही बी का भी होगा, एल स्क्वायर होगा। ठीक है। यहाँ से ट्रांसफर करके इसने ए का भी निकाल लिया है। ये भी आपका क्या है, -1 LT3, बिल्कुल करेक्ट निकाला। ठीक है ना। तो आपको भी ऐसे ही करना है। अगले क्वेश्चन में क्या देखो क्या है, ये दिया हुआ है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये बिल्कुल ग्राफ सही लिखा हुआ है, स्लोप लिखा हुआ है ना, tan थीटा। ठीक है ना। आप यहाँ लिख सकते हो कि वेलोसिटी क्या है, कंटिन्यूस इंक्रीज हो रही है ना, इंक्रीजिंग वेलोसिटी है। यहाँ लिख लेना आप लोग, ये स्लोप, ये क्या होता है तुम्हारा, ये आपका होता है tan थीटा। ये क्या होगा, dv अपॉन dt, है ना। ये आपका होगा एक्सेलरेशन। ये ग्राफ किसका है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, है ना। कौन सी वेलोसिटी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है। ठीक है ना। ये ग्राफ आपने सही लिखा है, 2 नंबर आपको पूरा मिल जाएगा। इस पे ग्राफ ही आपको डिफाइन करना था। वर्क क्या होता है, वर्क लिखा बटे, वर्क होता है आपका क्या, देखो F/S नहीं होता है, डॉट, अब आप 11th में हो, F.S करोगे, है ना, बाद में लिखोगे F cos थीटा, पूरा प्रॉपर एंगल के साथ। ठीक है ना। और यूनिट क्या इसकी, जूल है। ठीक है बेटा जी, 1 नंबर का है तो आपको नंबर मिल जाएगा। पावर क्या है आपका है, वर्क अपॉन टाइम, इसकी क्या यूनिट आपकी, वॉट है। और कैसी क्वांटिटी है तुम्हारी, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है ना। एनर्जी क्या है, एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है। देखो इसने इक्वल टू mc² से दे दिया। ठीक है। आपने फार्मूला दिया है, कोई दिक्कत नहीं, तीनों फार्मूले हैं, mc², काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी, और इसकी यूनिट भी क्या होती है तुम्हारी, जूल होती है। ठीक है ना। अच्छा, अब रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, बच्चे ने बिल्कुल लिखा है, देखो डायग्राम बनाया है, बिल्कुल प्रॉपर डायग्राम बना के दिखाया इसने। एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पर है, और इस क्या है, इस पूरे मास को हमने कहाँ रख लिया, यहाँ रख लिया। क्या है इसका डिस्टेंस, के है ना।
तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, इसकी आई। अब देखो इसकी मोमेंट ऑफ लिखा है इसने इनर्शिया, देखो ध्यान से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले की लिखा हुआ है, उसको क्या है एम के स्क्वायर से क्या कर दिया उसने, सेकंड वाले की माना उसने एम के स्क्वायर, और उसने कंपेयर करके फिर उसने रेडियस ऑफ जायरेशन निकाला क्या है, रूट मीन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस R1 R2 निकाल करके अपॉन एन कर दिया। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो, आपको ऐसे ही करना है। अब देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को स्टेटमेंट इसका सही है, ठीक है ना। F इक्वल टू M1 M2 बाई आर का स्क्वायर बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है ना। और रिलेशन भी इसने G इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर दिया है, ठीक है। थोड़ा सा इसको साफ लिखना है बट लिखा ठीक है, लेकिन ठीक है बेटा जी। तो आपको इस तरीके से आगे बढ़ना है ना। अच्छा, अब क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है ना। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में क्या है, स्टेटमेंट सही दिया आपका है, देखो, है ना। इसके बाद जो है कि यहाँ से अब जो मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन आपका होगा वो होगा डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है बेटा जी। ये कौन सा फॉर्म आपका है, डिफरेंशियल फॉर्म है, बिल्कुल साफ लिखा। देखो इसने स्टेट फॉर्म भी लिखा हुआ है, बिल्कुल करेक्ट, इसको पूरा नंबर मिलेगा। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स एंड स्टेट फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है ना। और यहाँ पर मेंशन किया है कि भाई क्यू क्या है, डेल्टा यू क्या है, डब्ल्यू क्या है, ठीक है ना। तो आई थिंक इसको पूरा नंबर इस पर मिल जाएगा, ठीक है। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर पहले इसने लिख दिया है 3/2 kT फार्मूला लिखा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो व्हाट इज पूछा है तो ठीक ही पूछा है, डिफाइन कर दिया इसमें, और भी दिखा दिया कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। काइनेटिक जो एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या तुम्हारा है, टेम्परेचर है, ठीक है ना। तो इसको भी आप पॉइंट आउट कर दो, इसने किया है। और एब्सोल्यूट ब्लू जीरो दिखा दिया ना कि भाई T इक्वल टू 0 केल्विन पर, है ना। आपका काइनेटिक एनर्जी क्या तुम्हारा हो जाएगा, 0 हो जाएगा एट एब्सोल्यूट 0, है ना। यहाँ देखो इसने एब्सोल्यूट 0 को डिफाइन कैसे किया है, ठीक है। ऑल द मॉलिक्यूलर एक्टिविटीज़ सीजेज, वेरी गुड। देखो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि जो भी मॉलिक्यूलर एक्टिविटी है उसका मोशन क्या है, बिल्कुल रुक जाता है। और VRMS क्या लिखो आप, ये भी मेंशन कर देना कि RMS स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल क्या हो जाएगी, 0, ठीक है ना। लेकिन आपने लिखा है सेंटेंस में, बिल्कुल करेक्ट है, इस पर भी आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन में क्या है, इसने मिस्टेक की थी, मैक्सिमम बच्चों ने गलती की है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, देखो ध्यान से कि भाई ये आपके क्वेश्चन कौन सा 18 है। इफ़ सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट विथ एन एम्पलीट्यूड 50 मिलीमीटर एंड द टाइम पीरियड क्या है 2 सेकेंड, फाइंड इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। अब बच्चे क्या है कि जब कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है तो उसका वी मैक्स होता है। मैं यहाँ बताता हूँ, देखो वी मैक्स क्या होगा, उसका जो वी मैक्स होगा वो आपका होगा बेटा जी ए ओमेगा, ठीक है ना। अब ए कितना दिया है, ए दिया है 50 मिलीमीटर, इसको कन्वर्ट कर लो मीटर में, 50 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा बच्चा जी, ठीक है ना। और ओमेगा आपका होता है 2π/t होता है ना। टी कितना दिया 2 सेकेंड, तो 2π/2 आपका आ गया ओमेगा, आपका आ गया पाई रेडियन, है ना, पाई, ठीक है बेटा जी। अब ओमेगा की वैल्यू आपकी पाई आ गई, पाई रेडियन पर सेकेंड, है ना। तो अब क्या है, अब आपको निकालना है कि व्हाट इज द वी मैक्स। तो वी मैक्स यहाँ देखो क्या हो जाएगा, वी मैक्स इज वॉट, ये कितना होगा 50, है ना, पाई इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो आपको यहाँ से इसको ऐसे सॉल्व कर लेना होगा, ठीक है ना। इसने सही किया था बट इसने 50 को कन्वर्ट नहीं किया था मीटर में, मिलीमीटर में था। तो आप यहाँ से करोगे पूरा आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बस आपको इस तरीके से चलना है, इस पर कई बार न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं। मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, स्टेटमेंट सही इसका है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन द स्टेट दैट द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो आप इसको पहले ऐसे लिखो, मैथमेटिकली देखो इसमें क्या है, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, dp/dt। फिर आप लिखोगे F इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट है, dp/ क्या है dt। SI यूनिट में हम k को 1 लेते हैं, तो F इज इक्वल टू, अब यहाँ लिखोगे कि dp/ क्या है, ये है dt। इसे बोलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। इसके बाद आप यहाँ से F इक्वल टू ma डिराइव कर सकते हो, लेकिन स्टेटमेंट जब लिखोगे न्यूटन सेकेंड लॉ तो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को ही लिखना होता है, ठीक है ना। थर्ड लॉ लिखा है इसने, ठीक है, एक्शन रिएक्शन पेयर, है ना। इसके बाद न्यूटन सेकेंड लॉ को इसने रियल लॉ में, मतलब न्यूटन जो आपका सेकेंड लॉ, मतलब आप यहाँ इसको हेडिंग लिखनी है कि फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ कंटेन्ड इन सेकेंड लॉ, ऐसे आपको डालनी हेडिंग है, फिर इसको लेके चलना पड़ेगा। तो आपने कहा V इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, आपने
आपने एफ इक्वल टू क्या है एम में लेके चले हो, क्योंकि सेकंड लॉ लेके चले हो, आपने क्या है फर्स्ट लॉ को प्रूव कर दिया। क्योंकि बॉडी अगर क्या है रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और अगर मोशन में है तो कंटिन्यू मोशन से चलती रहेगी। ठीक है बेटा जी। अब इसको न्यूटन थर्ड लॉ है ना कंटेन्ड इन द न्यूटन सेकेंड लॉ में थोड़ा सा इसने मिस्टेक की है, आगे इसने डिराइव नहीं किया है, तो इसको देखो ध्यान से क्या करना बेटा। इसमें आपको एक सिस्टम लेना है ना, और इस सिस्टम में दो पार्टिकल्स लेने हैं, एक यहाँ होगा एक यहाँ होगा, है ना बेटा जी। अब इस पर क्या है, इस पर मान लो इसने फोर्स लगाया इधर की तरफ, मान लो फोर्स लगाया, इसको मान लो आपने कहा कि इसको 1 मानो इसको 2 मानो, है ना, ऐसे ना। तो इसका मास ले लो m1, इसका मास ले लो m2, इसमें इसका तो F12 है ना। एक मिनट साफ बनाओ, ऐसे थोड़ा बड़ा बनाते हैं समझने के लिए, ठीक है ना। दो पार्टिकल्स ले लो, आइसोलेटेड सिस्टम, आप एक यहाँ ले लो, ये 1 हो गया, ये आपका जो 2 हो गया। इसका मास कितना है m1 ले लिया, इसका मास क्या लिया m2 ले लिया, ठीक है ना। अब इसने क्या किया, इसने इसको अट्रैक्ट किया, सेकेंड वाले ने फर्स्ट वाले को, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 मानते हैं इसको। इधर क्या होगा, इधर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 मानेंगे इसको, ठीक है बेटा जी। अभी दोनों आपस में, अच्छा ये दोनों एक ही सिस्टम के पार्ट, मतलब एफ एक्सटर्नल क्या है बाहर से, ये आपका 0 है, बाहर से कोई फोर्स इस पर नहीं लगा हुआ, ठीक है ना। तो आप मुझे बताओ कि इसमें कितना मोमेंटम F12 क्या होगा। अगर मैं आपको बोलूँ कि बेटा F12 क्या होगा, तो F12 आपका जो होगा वो क्या होगा, इसमें आपका m1 है तो आपका होगा T dP1 अपॉन dt। और F21 कितना होगा बेटा जी, ये होगा dP2 अपॉन, है ना, सेकेंड में जो चेंज हुआ आपका। अगर मैं कहूँ कि F1 प्लस F2 क्या होगा, यहाँ देखो F1 प्लस F2 दोनों को अगर हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया, तो क्या होगा तुम्हारा, देखो d अपॉन dt ले लिया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा तुम्हारा P1 प्लस P2, ये आपका आ गया टोटल मोमेंटम। तो इसे क्या बोलेंगे, d अपॉन dt और P टोटल। और आपको पता है कि सिस्टम से बाहर से फोर्स क्या है, एक्सटर्नल फोर्स क्या यहाँ पर है, F एक्सटर्नल यहाँ पर क्या है 0 है। अगर F एक्सटर्नल आपका 0 है तो पक्का है कि क्या इंप्लाई करेगा कि जो रेट ऑफ ये आपका जो है dP अपॉन dt है ना, ये टोटल ये आपका 0 होगा ना। क्यों, क्योंकि जब एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे नहीं लगा है बाहर से, तो टोटल मोमेंटम का चेंज क्या होगा 0 हो जाएगा, तो ये टर्म पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो अब क्या होगा देखो ध्यान से, F1 प्लस F2, सॉरी क्या लिखा हमने, F1 लिखा F12 और प्लस F21 इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। इसके मतलब ट्रांसफर करोगे आप तो क्या लेके चलोगे बेटा जी, F12 इज इक्वल टू माइनस F21, ये आपका हो गया थर्ड लॉ, ठीक है ना। क्योंकि आप न्यूटन्स लॉ को, न्यूटन सेकेंड लॉ लेके चले हो ना, ये न्यूटन सेकेंड लॉ आपने यहाँ यूज किया, यहाँ दोनों को सम करके आगे बढ़े हो, तो आपने क्या प्रूव कर दिया कि ये दोनों ही फोर्सेस आपस में इक्वल हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं है। यही क्या है आप, दिस इज नोन एज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तब जाके आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो फर्स्ट लॉ तो सही कर लेते हो, सेकंड लॉ में बच्चे कंफ्यूज होते, तो आप सिंपल सी बात है, मैंने इतना डेरिवेशन दिया, अगर आप इतना भी करोगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है बेटा जी, इस बात का ध्यान देना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं, अगला क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बिल्कुल लिखा है इसने करेक्ट, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। फिर आगे चलते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन भी ठीक है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी है, डिफाइन द बॉडी अपोजिट द चेंज इन डायरेक्शन, बिल्कुल करेक्ट लिखा है, नो प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल भी दिया इसने है। अच्छा कंजर्वेटिव फोर्स में क्या है, इसको दिखा है कंजर्व, हाँ ठीक है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, दिखा भी दिया इसने, एग्जाम्पल भी दिया, बिल्कुल करेक्ट। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में जो पाथ डिपेंडेंट होता है, वर्क क्या होता है, पाथ डिपेंडेंट होता है इसमें, ठीक है, ये भी सही लिखा है इन्होंने। इसके बाद जो है कि ये भी सही है, बिल्कुल एग्जाम्पल भी दिया है, तो आई थिंक ये बात बिल्कुल करेक्ट है। अब इसने क्या है देखो, सेंटर ऑफ मास निकाला, इसमें थोड़ा सा थियरी इसको लिखनी पड़ेगी, जो बिल्कुल नहीं लिखा है इसने, है ना। लेकिन आपने देखा है इसने दो बॉडी लिया, आपने M1 M2 लिया, डायग्राम सही बनाया इन्होंने। फिर ए ले लिया है, क्या होगा ये, क्योंकि आप पोजीशन को 2 बार डिफ्रेंशिएट करने से आपको ए मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। फोर्स लिखा, फोर्स से आपने क्या है मोमेंटम लिख दिया आपने, मोमेंटम क्या होगा M1 V1 प्लस M2 V2, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। और यहाँ से इसने ए निकाल करके ये निकाला तुम्हारा, आपको पता है कि ए को 2 बार, किसको, जब हम आर को पोजीशन को 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तभी हमको ये मिलेगा। तो यहाँ से आप RCM को M1 R1 प्लस बिल्कुल करेक्ट है, बोर्ड के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा इसमें, ठीक है बेटा जी। बस आप लिख दो RCM क्या है, M1 क्या है, R1 क्या है। अब देखो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, आपको निकालना है
एक्सेलेरेशन क्या निकालना, हाँ, ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h, g की वैल्यू एट हाइट h निकालना आपको है। तो इसके बारे में देखो इसने लिखा नहीं, लिखना पड़ेगा आपको। ये आर ई आपका रेडियस है, इसका मास एम ई है, हाइट h पे जगह पूरा आर ई प्लस h पे जा करके हमने निकाला है। थोड़ा सा इसने शॉर्टकट कर दिया है, तो आपको इतना शॉर्टकट नहीं करना है ना, डिटेल में इसको लेके चलना है। देखो पहले आप सरफेस पे लिखो जी की वैल्यू क्या होगी, है ना बेटा जी, तो क्या होगी जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, फिर एच पे लिखोगे, इसके बाद इसमें पुट करोगे तभी जा करके यहाँ लिखोगे, यहाँ लिखना पड़ेगा आपने, यहाँ से आप जब यहाँ पर आए हो ना, यहाँ पर, इसके बाद फिर एक, हाँ यहाँ पर आप गए अप्लाई द बाइनोमियल थ्योरम, इसने करेक्ट लिखा है, यहाँ भी करेक्ट लिखा है। थोड़ा सा क्या है आपको यहाँ पर जी की वैल्यू यहाँ पॉइंट आउट करनी पड़ेगी आपको, और ठीक है, हालांकि 3 नंबर का आपका 3 मार्क्स इसमें मिलेगा आपको, ऐसी बात नहीं है। थोड़ी सी थियरी आपको लिखनी है इसमें कि आप कंस्ट्रक्शन कैसे कर रहे हो, और डेरिवेशन सही है 3 नंबर का, ठीक है ना। अच्छा, बर्नौलीज थ्योरम का पूरा स्टेटमेंट लिखा है इसने, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, तो काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, और क्या तुम्हारा है, इसको इसने प्रूफ भी कर दिया देखो यहाँ से, हालांकि प्रूफ करना नहीं था लेकिन इसने प्रूफ किया है। ये सब देयर इज नो नीड कि आप इतना लिखो इसको, क्योंकि आप स्टेटमेंट देना था आपको, और सीधे मैथमेटिकल फॉर्म लिखो इसका, जो इसका मैथमेटिकल क्या है कि प्रेशर एनर्जी प्लस 1/2 रो वी का स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, अब प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। टोटल एनर्जी क्या होती है तुम्हारी, कॉन्स्टेंट होती है। इसे बोलते हैं प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू कॉन्स्टेंट। स्टेटमेंट सही है आपका, ठीक है बेटा जी। तो आपने डायग्राम बना दिया है, एप्लीकेशन इन्होंने नहीं दिया, आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा बर्नौलीज का, वरना यहाँ पर हम इनका 1 नंबर यहाँ से कटेगा, क्योंकि इसमें एप्लीकेशन इसने नहीं दिया हुआ, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन वाला पार्ट आपको मेंशन करना पड़ेगा। लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन, ठीक है, तो जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं उनमें क्या एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, तो बिल्कुल गलत लिखा करेक्ट कि भाई इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ईच ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, करेक्ट है। और इसने क्या है कि F/2 NRT से पॉइंट आउट किया है डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक के लिए, डायटॉमिक के लिए भी ठीक कर दिया है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रायटॉमिक के लिए भी इसने पॉइंट आउट कर दिया, ठीक है बेटा जी। तो सिर्फ 3 नंबर का तो आपको इतना ही लिखना पड़ेगा, डिफाइन कर देना होगा। अब बेटा देखो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ठीक है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट बच्चे ने दिया है, ठीक है। केल्विन क्या स्टेट करता है कि ओवरऑल हीट कैन नॉट परफॉर्म 100% वर्क, हीट इंजन लिखना पड़ेगा, हीट कैन नॉट परफॉर्म 100% वर्क। कोई भी हीट इंजन क्या है 100% वर्क परफॉर्म, यानी उसकी एफिशिएंसी 100% नहीं होती है, ठीक है ना। फिर हीट इंजन, तो इसने ठीक लिखा है, आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो। क्लासियस ने बोला था कि कोई भी कोल्डर बॉडी से हीट निकल करके हॉट बॉडी में नहीं जा सकती है जब तक कि हम उस पर क्या है एक्सटर्नल वर्क ना करें, है ना। तो बिल्कुल कैन नॉट ट्रांसफ़र हीट टू द हॉटर बॉडी, है ना, अनटिल एनी एक्सटर्नल वर्क इज़ नॉट डन। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसने लिखा है, सेकेंड लॉ को लिखा है, करेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये लिखा है टर्मिनल वेलोसिटी, है ना। अब इसको डिफाइन किया, देखो डायग्राम इसने सही बना, डिफाइन करना आपको है, ठीक है। डायग्राम बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। इसके बाद क्या इसने दिखाया है, विस्कस फोर्स है, बॉयंट फोर्स है, और इसका वेट है, इसको इसने इक्वेट किया है, ठीक है बेटा जी। इक्वेट करने के बाद दोनों को बराबर कर दिया, रो एस यह है सॉलिड की डेंसिटी है, रो एल किसकी डेंसिटी है, लिक्विड डेंसिटी है, ठीक है बेटा जी। तो इसने क्या है कि वॉल्यूम लिखा है 4 पाई, क्योंकि आपका जो स्फीयर है उसकी रेडियस कितनी आर है, पॉइंट आउट किया है। तो ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या आ गई 2/9 आर स्क्वायर अपॉन ईटा जी रो एस अपॉन रो एल, ठीक है ना। इसके बारे में लिखा है टी क्या है, आर क्या है, जी क्या है, सब लिखना पड़ेगा तभी नंबर मिलेगा, इसको भी पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा इसमें, ठीक है बेटा जी। अब अगले कंसेप्ट में आते हैं। अब आपको लिखना है क्या लिखा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है ना। तो ठीक है, आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन लिखना है, तो आपने क्या किया, एक सर्कुलर मोशन पता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ठीक है, इसकी आपने दिखाना है यहाँ पर, ये इसकी रेडियस ए है ना। तो कितना आपने इसका ओमेगा है, तो ये आपका थीटा हो जाएगा, साइन थीटा इतना लिखा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिख दिया, साथ में ये भी लिखना होगा कि अगर इनिशियल फेज क्या है तुम्हारा फाई है तो प्लस माइनस कर लेना आप लोग। तो ये आपका कितना डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी बेटा जी, है ना। ये हमको मिल जाएगी वेलोसिटी इन टर्म ऑफ टाइम। और इसके बाद आपने क्या किया, वेलोसिटी को आपने लिखा यहाँ पर। अब बच्चे ने क्या है यहाँ पर क्या है कि इन टर्म ऑफ वाई भी लिखा उसने v इक्वल टू, हालांकि इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा इसको
कि कॉस ओमेगा टी क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यहाँ दिखाना होगा, उसने दिखाया नहीं है, तो ये लिखेगा v इज इक्वल टू ए, अच्छा ओमेगा ए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है ना। फिर आप एक अंदर कर दोगे तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा बाहर रहेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब ये तुम्हारा हो जाएगा टर्म, आपका हो जाएगा y, यहाँ से v इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तब जाके इसको लिखोगे, वरना ये टर्म आपका गलत हो जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आपको इन टर्म आपका देखो टाइम आ गया। अब यहाँ लिखोगे कि क्या चीज़, देखो बेटा जी, अब यहाँ कहोगे कि अगर आपका ऐट कहाँ हो, ऐट मीन पे हो आप, तो y इज इक्वल टू क्या, 0 होगा, तो y इक्वल टू 0 होगा। तो अगर 0 कर दिया तो क्या बचेगा, आप सिंपल आपका ये बचेगा ओमेगा इंटू अंडर रूट में ए स्क्वायर, सिंपल ए हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा v मैक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा, ठीक है ना। और फिर लिखोगे एट एक्सट्रीम पर क्या होगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए हो जाता है, ये 0 हो जाएगा, तो v आपका हो जाएगा मिनिमम 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप दिखाओगे तब आपको नंबर मिलेगा। इन्होंने यहाँ पर मिस्टेक की है, तो इनका भी यहाँ पर एक 1/1.5 नंबर यहाँ पर इनका 1.5 मार्क्स इसका कटेगा यहाँ पर, ठीक है। इस बात का ध्यान देना, गलती ना होनी पाए, ठीक है बेटा जी। इसके बाद आपने वेलोसिटी को एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो आपके पास क्या मिल गया, देखो ये मिल गया आपको, एक्सेलरेशन मिल गया है ना, और एक्सेलरेशन मिल गया तो आप देखो ये क्या है, ये तुम्हारा y है, ए साइन ओमेगा टी, ये क्या है, y है, तो यहाँ लिखोगे आप कि a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, इन टर्म ऑफ y लिखा आपने। एट मीन पर y 0, एट मीन पे y 0 होगा, तुम्हारा एट मीन पे क्या होगा, देखो यहाँ पर एट मीन पर क्या होगा, y आपका 0 होगा, तो a क्या हो जाएगा तुम्हारा, a आपका 0 हो जाएगा मीन पर। और एट एक्सट्रीम पर क्या होगा, एट एक्सट्रीम पर क्या होगा बेटा जी, आपका y होगा प्लस माइनस a होगा, तो आप कह सकते हो कि a इज इक्वल टू माइन क्या होगा तुम्हारा, आप सिंपल लिखो ओमेगा स्क्वायर ए होगा, ये आपका a मैक्स होता है, याद रखना आप लोग। जब आपसे मैक्सिमम वेलोसिटी पूछे तो a ओमेगा लिखोगे, मैक्सिमम वेलोसिटी लिखोगे, और आपसे मैक्सिमम क्या पूछे, एक्सेलरेशन पूछे, तो क्या लिखोगे, a ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। इस चीज़ को आप लोग पॉइंट, तब जाके पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो इसने यहाँ पर मिस्टेक की थी, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है बेटा जी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसमें पूछा था क्या चीज़, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, सिंपल डिफाइन करो इसको, देखो डिफाइन करो इसको, है ना। इसके बाद क्या है कि y इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, ओमेगा टी, तो ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी बिल्कुल करेक्ट है। और ये तीनों फॉर्मेट इसको लिखना होगा आपको, तब जाके आपको नंबर मिलेगा। डिफाइन को डायग्राम बनाओ, फॉर्मेट लिखो, और क्या क्या है यहाँ पर देखो, ए क्या चीज़ है, वाई क्या है, ओमेगा क्या है, टी क्या है, ये पूरा का पूरा पॉइंट आउट करो ऐसे, तब जाके आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है ना। देख लो फॉर्मेट आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा, पूरा स्टेटमेंट यहाँ जो लिखा हुआ है इसको पॉइंट आउट करोगे, डायग्राम बनाओगे, तब जाके पूरा नंबर मिलेगा आपको, ठीक है बेटा जी। इस बच्चे ने मिस्टेक किया था, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बताया कि लिखना कैसे है, ठीक है। अब आपका आ जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या है बेटा जी, देखो ध्यान से, ये आपके पास कौन से, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है ना, और पार्टिकल जो है यहाँ से आपने थ्रो किया, ये प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ जा रहा है इस तरीके से। इसके पास क्या होगा, ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी होगी, ये एंगल थीटा होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है आपका। इधर क्या होगा तुम्हारा, यू कॉस थीटा होगा, इधर क्या तुम्हारा होगा, यू साइन थीटा होगा। ये तो पहले क्या करो, प्रोजेक्टाइल मोशन कितना, हॉरिजॉन्टल मोशन प्लस क्या आपका है, वर्टिकल मोशन है। तो हॉरिजॉन्टल क्या तुम्हारा होगा, ये कौन सी वेलोसिटी है, यू कॉस थीटा लिखो। अच्छा हॉरिजॉन्टल मोशन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो ए एक्स क्या तुम्हारा 0 होगा। और क्योंकि यहाँ पर चाहे हॉरिजॉन्टल मोशन में स्पीड बदलती नहीं है, इसलिए फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगी, यू कॉस थीटा होगी। और आफ्टर टाइम टी क्या होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम कर लोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। वर्टिकल मोशन में क्या है, यू वाई क्या होगा, यू साइन थीटा होगा, ए वाई क्या होगा, माइनस जी होगा, और वी वाई क्या होगा, इसमें लगाओगे यू वाई माइनस जी टी, है ना बेटा जी। तो अगर आपको y निकालना है तो क्या होगा, y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। यहाँ पर u की वैल्यू क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u साइन थीटा। तो अगर इसको पॉइंट आउट कर लोगे तो आपको आगे चलना आसान होगा। सारे पैरामीटर लिख लिया आपने। अब देखो यहाँ से क्या है, अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालोगे, डिफाइन करोगे यहाँ से, है ना, ये डायग्राम बनाओगे, फिर आप क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर होता है। अच्छा पार्टिकल को एक बार ऊपर गया पार्टिकल,
फिर नीचे आएगा। तो यहाँ से लेके ऊपर गया फिर नीचे आया, तो कितना उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, 0। तो वाई की वैल्यू क्या होगी, 0। इनिशियल स्पीड क्या उसकी है, यू साइन थीटा, तो क्या होगा 0 यू वाई, और ऊपर जानी है पूरा यहाँ तक आने उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। तो यू आई टी 1/2 जी टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्मॉल टी की प्लेस पे कैपिटल टी आ गया आपका, और यू आई क्या होगा 2 यू वाई अपॉन जी आएगा, ट्रांसफर करके देखोगे तो, और यू आई क्या होगा 2 यू साइन थीटा जी, आपका वो फार्मूला आ गया। टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट बराबर होता है, जाने का टाइम क्या है यू वाई अपॉन जी, मतलब अगर 2 यू साइन थीटा अपॉन जी आया तो जाने का टाइम क्या है यू साइन थीटा अपॉन जी, और आने का टाइम क्या होगा यू साइन थीटा अपॉन जी, तो क्यों कितना होगा 2 यू साइन थीटा अपॉन जी हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, ऐसे आप क्या निकालोगे, मैक्सिमम हाइट, ये वाला फार्मूला यूज कर लोगे, और साथ में इतनी निकालोगे क्या होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी आ जाएगा। रेंज में क्या हो जाएगा, तो इट इज द डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो रेंज क्या होता है एक्स इक्वल टू क्या हो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा, तुम्हारा आर क्या होगा यू एक्स इंटू टी हो जाएगा, यू टी रखो सॉल्व करो, आपको देखो ये रेंज का फार्मूला आ जाएगा। तो आई थिंक इस तरीके से सारे फार्मूले आप डिराइव कर लोगे। ठीक है बेटा जी, इसका ध्यान देना, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, 1 बाई 1 आपने करना है, पेपर को करते वक्त ध्यान देना कि हम हर पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है बेटा जी, थैंक यू वेरी मच।